सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की खासियत आपने इस सेशन में सुनी और देखी। एक और झलक जिससे आपको पता चलेगा कि ये अस्पताल कैसे रिकॉर्ड कायम कर रहा है निजी चिकित्सा के क्षेत्र में। मानव जाति की सेवा ही जिसके जीवन का लक्ष्य हो, ऐसे ही एक डॉक्टर हैं भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कमान संभालने वाले डॉक्टर संजय गोयल। डॉक्टर संजय गोयल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और उनके इस नेक काम में उनका साथ देते हैं डॉक्टर दीपक वर्मा, जो कि अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन दोनों के नेतृत्व में यह अस्पताल मानव सेवा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 8 सालों से यह अस्पताल उच्च गुणवत्ता और उचित दरों पर लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर संजय गोयल के मन में शुरू से ही जन सेवा का जज्बा था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर के पेशे को चुना। कोरोना काल में जब पूरा देश स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जूझ रहा था, उस दौर में डॉक्टर संजय गोयल और डॉक्टर दीपक वर्मा ने अस्पताल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए लगातार अपने स्टाफ और मरीजों का हौसला बनाए रखा और लोगों का सफल इलाज कर उन्हें जीवन दान देने का काम किया। कोविड केयर की तमाम सुविधाओं के साथ स्पर्श अस्पताल प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो स्पर्श ऐसा स्पर्श देता है अस्पताल में मरीजों को, सेहत का एक मूल मंत्र स्पर्श हॉस्पिटल के पास है। डॉक्टर संजय गोयल को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और हमारे अगले पैनलिस्ट हैं ISBM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर आनंद महलवार। ISBM यूनिवर्सिटी, आप समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी गरियाबंद में छूरा में स्थित है। गरियाबंद सुदूर इलाका है, बॉर्डर एरिया है, आदिवासी अंचल है, जहां पर शिक्षा की अलग जगाने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद तृप्ति। और एक बार फिर हमारे साथ स्पर्श हॉस्पिटल से ही एक डॉक्टर संजय गोयल जी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ ISBM यूनिवर्सिटी से VC आनंद जी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको क्रिकेट का शौक है, वो तो डॉक्टर वर्मा बता ही गए। उस पर भी बाद में बात करेंगे। प्राथमिकता चूँकि आप पहले एक डॉक्टर हैं तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव क्यों रखी गई, क्या उसके पीछे धारणा थी, ये मैंने पूछा, लेकिन उतना ही अधिकार आपका भी है बताने के लिए। आप दोनों दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, तो ये मुलाकात आप दोनों की किसी हॉस्पिटल में साथ काम करते हुई पहले से दोस्ती थी? दोनों ने मिलकर कैसे सोचा है कि एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भिलाई को देना चाहिए? उद्देश्य तो डॉक्टर वर्मा विस्तार से उसकी चर्चा कर चुके हैं। चूँकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे, भिलाई में पैदा हुए और इसी प्रदेश में रह के हमारे पेरेंट्स का भी सपना था कि यहीं रह के हम कुछ ऐसा काम करें जिससे यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिले। हमें भी बहुत मौके मिले जब हम बाहर जाके देश के बाहर जाके भी काम कर सकते थे। तो जो डॉक्टर वर्मा ने कहा कि डॉक्टर होने के नाते हम मरीज़ की बीमारी को तो बेहतर तरीके से समझ ही सकते थे, लेकिन जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और जो मरीज़ और उसके रिश्तेदारों को सेवाएं नहीं मिल पाती थी, उनकी जो क्वेरीज़ होती थी, उसका समाधान जो नॉन मेडिकल पर्सन्स है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, जिसके कारण की असंतुष्टि होती है और एक तनाव का वातावरण मरीज़ और डॉक्टर के बीच में बनता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव था कि चूँकि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को इस प्रदेश में किस तरह से अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सके और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, पेशेंट को जस्टिफाइड लगे, ये कोशिश थी हमारी। और इसी उद्देश्य से हमने इस अस्पताल की शुरुआत की थी। और जहाँ तक डॉक्टर वर्मा और मेरा प्रश्न है, हम जब PMT की तैयारी कर रहे थे उस समय से ही भगवान ने हमको मिलाया था और कहा जाता है कि ईश्वर कभी कभी किसी उद्देश्य के लिए दो लोगों को मिलाता है। वो आपके लिए नहीं मिलाया था एक दूसरे को, भिलाई की जनता के लिए मिलाया था। वो तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे और यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भगवान तय करता है, हम तय नहीं करते हैं। तो मेरे को आज इस मंच से बैठ के ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मुलाकात आज से करीब 20-25 साल पहले हुई थी, वो इसी उद्देश्य के लिए हुई थी। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, इससे बहुत आगे जाएंगे। और अभी भी मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कार्य करने की इच्छा है। चूँकि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है
वो कहीं ना कहीं इतने बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रन करने में आड़े आता है। तो वहाँ पे हमें बहुत दुख होता है कि जब कोई मरीज जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज से वंचित होता है या अस्पताल से जाता है। तो भविष्य में मिलके हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जिससे जो जिस मरीज़ के पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज हम कर सकें। इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं, अपने बढ़ना काम यहाँ चाहते नहीं रुकने वाले, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। आधे घंटे तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। उसके बाद मेरी कामना है कि आप बहुत आगे जाएं। ये स्पर्श आपका आइडिया था नाम, या डॉक्टर वर्मा ने ये नाम दिया, किसकी चली थी? हैं। स्पर्श एक छोटे पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल के रूप में पहले से ही चल रहा था और उसी नाम को कंटिन्यू करते हुए हमने टीम को बड़ा किया और इसके कंस्ट्रक्शन से लेके आज तक जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं हमने उस नाम को जीवित रखने की कोशिश की है। तो ये अच्छा है, वरना अगर आपकी चली होती तो शायद स्क्वायर कट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक अच्छा नाम भी हो सकता था, यूनिक भी होता। खैर, मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ। और आनंद जी, मेरा आपसे पहला सवाल, ISBM यूनिवर्सिटी, देखिए आज शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़े महानुभाव हमारे साथ आ रहे हैं और हमें गर्व है कि आप भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ISBM यूनिवर्सिटी की शुरुआत के पीछे मूल क्या था, क्या प्राथमिकताएं थी और मन में उस वक्त प्रेरणा क्या थी, सोच क्या थी? देखिए, ISBM विश्वविद्यालय गरियाबंद ज़िले में है, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, उनका पहले से ही ये विज़न था कि वो ऐसे जगह में विश्वविद्यालय की शुरुआत करें जहाँ रियल एजुकेशन की आवश्यकता हो। आप देखे होंगे कि जितने भी विश्वविद्यालय या जितने नामी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, ये जनरली बड़े शहरों में ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि सुदूर ग्रामीण इलाके में बसा हुआ है और एक रियल एजुकेशन के थीम पे कार्यरत है। उसी रियल एजुकेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से हमारे चांसलर जी ने वहाँ विश्वविद्यालय की शुरुआत की और उसी उद्देश्य को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और मध्य भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र भिलाई को कहा जाता है, लेकिन गरियाबंद में अगर एक यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ साइंस, आर्ट्स, हर विधा की पढ़ाई करवा रही है, आदिवासी बच्चों को भी आप प्रशिक्षित करते हैं, आपसे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय गोयल, सर्जरी का रिकॉर्ड आपके पास है, आपने काफ़ी सर्जरी की है। कैसे लगा कि सर्जरी के क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम करना चाहिए इस मकसद से, कि या फिर आपके पास ऐसे केसेस लगातार आते गए, और कैसी चुनौती रही होगी सर्जरी करते वक्त? देखिए, जब हम अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं एज ए डॉक्टर तो कोई रिकॉर्ड लेके नहीं करते हैं। उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जो काम हमने सीखा है, जिस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की है, उसको ग्राउंड लेवल पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। ये ऊपर वाले की कृपा होती है जो आपके हाथों में धीरे धीरे वो हुनर पैदा करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कोई अच्छा प्लेयर बनता नहीं है, वो पैदा होता है। आप सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर को मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी को बनाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से एक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट, वो मुझे लगता है कि पैदा होते हैं। डेफिनेटली उनकी जो मेहनत होती है और जो हार्ड वर्क करते हैं जिससे उनको अनुभव मिलता है, वो सारी चीज़ें मरीज को फ़ायदे के रूप में मिलती हैं। लेकिन एक हुनर, नेचुरल हुनर तो होता ही है। तो जब शुरुआत की थी तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मेरे ध्यान में नहीं था। ईश्वर की कृपा रही कि जिस किसी केस को भगवान ने मुझे सौंपा वो बेहतर होके ही निकला। 10 से 15 केस ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ जो कार्डियक अरेस्ट वाले केसेस मुझे हैंडल करने के लिए मिले। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसका हार्ट रुक गया मतलब पेशेंट ऑलमोस्ट डेड है, उन पेशेंट्स को रिवाइव करके जब सर्जरी के लिए लिया और सक्सेसफुली जब वो पेशेंट चल के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता है। चुनौतियों की जहाँ तक बात है तो हर केस जो है अपने आप में चुनौती होता है। मानव शरीर, हर किसी का शरीर अलग है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको गोली लगती है तो भी वो चल के चला जाता है, एक ज़ोर से चिल्लाओ तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती है, हर केस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, नए नए चैलेंजेस लेके आता है। तो हमें अपने अनुभव से, ऊपर वाली की कृपा से और अपनी टीम के माध्यम से उसको सॉल्व करना रहता है। और इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा कि अभी तक जो 40,000 केस मैंने किए हैं, आज तक भगवान की कृपा से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भी तो ऊपर वाले ने सही टाइम पे मदद की, मेरी टीम ने मदद की।
एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक दिन की बात है कि हिस्टेक्टोमी चल रही थी किसी पेशेंट की, सिजेरियन डिलीवरी चल रही थी, सिजेरियन हो रहा था। उसी समय अंदर सारी चीज़ें चिपकी हुई थी, बहुत मैसिव ब्लीड हुआ पेशेंट को, इतना ब्लड लॉस हुआ कि 1 मिनट में 3 लीटर ब्लड लॉस हो गया। तो पेशेंट शॉक में था। हमने जो भी लाइफ सपोर्टिव ड्रग्स थी वो सारी चालू कर दी। पेशेंट का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। उस स्थिति में मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको जान के खुशी होगी कि मेरे स्टाफ 3 स्टाफ अपने आप जाके अपने पैसे से अपना ब्लड डोनेट करके ब्लड लेके आए और हम उस मरीज़ को बचा पाए। तो मेरा यही कहना है कि ऊपर वाला और एक अच्छी टीम रहे और आपके मन अच्छा रहे, आपके उद्देश्य अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं मदद मिलती है और चुनौतियों का सामना आप अच्छे से कर पाते हैं। नहीं, इस बात पर ज़रूर ताली होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो किसी की जान बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और जैसे क्रिकेट में रिकॉर्ड होता है, सबसे तेज़ 6000 रन अभी शिखर धवन बनाने वाले हैं, सबसे तेज़ 10,000 रन, 40,000 सर्जरी के आसपास बात कर रहे हैं डॉक्टर गोयल। और देखिए, इसमें अगर आप एक भी व्यक्ति की जान बचा पाते हैं, एक कहावत है कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला या बचाने वाला होता है। तो अगर आप एक भी व्यक्ति की जान बचाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हज़ारों में केसेस की बात हो रही है। डॉक्टर गोयल, मैं आपके पास आता हूँ। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे मेरा सवाल ये है सर, ISBM यूनिवर्सिटी चूँकि गरियाबंद में है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ या बाकी जो शिक्षा के इंस्टीट्यूट रन करते हैं, एक मोटिव भी रहता है कि बड़ा शहर होगा तो सुविधाएं अच्छी होंगी, फैकल्टी भी आसानी से मिलेगी, छात्र भी आएंगे, फीस भी अच्छी होगी सुविधाओं के मुताबिक। क्या चुनौतियां हैं जब आप एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बिल्कुल दूरस्थ इलाके में आप यूनिवर्सिटी चलाने की सोचते हैं? भले ही शिक्षा आपका मकसद है, लेकिन चुनौतियां किस तरह की आती हैं आपको वहाँ पर? मंशा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चुनौतियों पर जानना चाहता हूँ। चुनौतियाँ, सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्किल्ड जो फैकल्टीज़ हैं वो सबसे पहले दूरस्थ जगह में जाने में कतराते हैं। उनको रियल एजुकेशन और जो एक टीचर जो हर हमेशा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सबसे बेस्ट एजुकेशन दें, उन चीज़ों को जब हम बताते हैं तो वह सच्चे टीचर हमसे जुड़ते हैं और इस तरीके से फिर वो कारवां आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जैसे कोरोना का हुआ, पेंडेमिक हुआ, उस समय पे ऑनलाइन एजुकेशन सभी ने स्टार्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करना सभी के लिए बहुत आसान था, लेकिन हमारे लिए उतना ही कठिन था, क्योंकि हमारे जिस जगह पे विश्वविद्यालय है वहाँ इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही स्लो है। बहुत कम लोग इंटरनेट को जानते हैं, उसे एक्सेस करते हैं और उसके क्रियाविधि से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने टीचर्स को वो सभी चीज़ें बताई, उसके बाद में बच्चों को सिखाया, खुद का अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो कि कम बैंडविड्थ में चले। बाकी लोग गूगल प्लेटफॉर्म, जूम ये सब यूज़ करते हैं, हमें अपना खुद का एक इनबिल्ट करना पड़ा, एक खुद से बनाना पड़ा, ताकि हम उस जगह पे बच्चों के हिसाब से उसे चला सकें। तो इस प्रकार की जो बाकी लोगों के लिए सामान्य बात है वो हमें उस जगह पे दुर्लभ हो जाती है। तो इस प्रकार की भी चुनौतियों का सामना हमने गत दिनों किया है। अच्छा, आदिवासी इलाके में जब शिक्षा की बात होती है तो बहुत एक बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे कॉलेज तक पहुंच पाएं, और वहाँ तो यूनिवर्सिटी आपने खोली है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं या आसपास के, और बॉर्डर भी पड़ता है, तो क्या पड़ोसी राज्य के भी बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आसपास के बच्चे, आदिवासी बच्चे हो या आदिवासी शिक्षक हो, इनके लिए कोई नवाचार आपने किया? हमारा जो विश्वविद्यालय है वहाँ से उड़ीसा बॉर्डर पास में है, तो उड़ीसा के मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और जो उस ज़िले के बच्चे हैं वहाँ का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत कम था जब विश्वविद्यालय नहीं था। वो आइदर रायपुर माइग्रेट करते थे या और कोई दूसरे जगह माइग्रेट करते थे। विश्वविद्यालय बनने से वहाँ लोकल में एक उनको उच्च शिक्षा के लिए एक आयाम मिला, एक ऑप्शन मिला। बच्चे वहीं जाकर के एडमिशन ले रहे हैं और एक अच्छी एजुकेशन, एक रियल एजुकेशन का लाभ हुआ आज उठा रहे हैं। उन लोगों के लिए विश्वविद्यालय सतत नए कार्य करते रहता है, जैसे कि प्लेसमेंट ड्राइव कराना, वेबिनार्स आयोजन कराना, विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स कराने। तो ये जो चीज़ें पहले उस जगह के बच्चों को नहीं मिल पाता था, वो विश्वविद्यालय के होने से उन्हें सरल तरीके से मिल पा रहा है और उस जगह का विकास हो रहा है। जी, आनंद जी, मैं आपके पास आता हूँ।
डॉक्टर गोयल, एक साहब सवाल है मेरा आपसे एक। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं, अब जो जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं वो बहुत कम है, तो उसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज है बहुत ज़्यादा, कुछ हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या लेबर पेन कई फीमेल देखा हमने कि वो नहीं लेना चाहती, वो कहती सिजेरियन कर दीजिए, सेफ डिलीवरी के तौर पर भी उसे देखा जाता है, तो सिजेरियन क्यों बढ़ रहे हैं जबकि वो महंगी मतलब इलाज है वो नॉर्मल डिलीवरी से? फिर भी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब इस तरह की चर्चाएं वो लोग करते हैं जिनको इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। इस जी टीवी के माध्यम से आज मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसको मैं एविडेंस बेस्ड बात करना चाहूँगा। आप मेरे सवाल से तो नाराज़ नहीं है? नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मेन नॉलेज की कमी होती है बेसिकली। जिस सब्जेक्ट में आप नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट की बात करने के पहले उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है, नहीं तो सुनना चाहिए लोगों को। तो सीजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती हैं, ये बिल्कुल सच बात है आज की डेट में। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले तो मैं आसिफ जी आपको एक काम देना चाहूँगा, एक जिम्मेदारी सौंपना चाहूँगा कि आप एक ये सर्वे करिए कि जो डॉक्टर पॉपुलेशन है उनकी फैमिलीज़ में सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा है कि नॉन डॉक्टर पॉपुलेशन की। मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर्स हैं या मेल फीमेल, तो उनमें से 80 से 90% लोगों की वाइफ की या खुद जो डॉक्टर है उनकी सीजरियन डिलीवरी हुई है। मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैंने 40,000 से ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म की है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीजरियन से हुए हैं। तो सीजरियन डिलीवरी ज़बरदस्ती की जाती है, ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस आपको मिलेगा। इसके सर्वे करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्क्लेव में कभी बात होगी तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा। अब सेकंड इसका पार्ट है कि ज़्यादा क्यों हो रही है। देखिए, आज का जो टाइम है बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, शादियाँ बहुत लेट होती है, आपको जो इफ़ेक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड मिलता है वो बहुत कम होता है। पहला कारण, पहले जो है 16-18 साल में शादियाँ होती थी और उस समय जो स्ट्रेंथ होती है मदर की और उस परिवेश में जो फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल स्ट्रेंथ थी वो आज की फ़ीमेल में नहीं है। आज जिस तरह की मानसिक स्थिति से फ़ीमेल गुजर रही है उसको आप मैडम से ज़्यादा बेहतर और कौन समझेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि हर प्रेगनेंसी जो है अपने आप में बहुत प्रेशियस है। इनफर्टिलिटी आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है और आने वाले टाइम में और बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। सेकंड, 1 या 2 बच्चे होने हैं और हर किसी को चाहिए कि वो 100% सेफ होना चाहिए। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी मदर को डिलीवरी के लिए एडमिट करते हैं और 100 में से 1 को भी वेट करने के कारण अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या और मदर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो माफ़ी योग्य नहीं होता है, कोई हमको माफ़ नहीं करता है। आप लोगों को एक स्टडी और करनी चाहिए कि जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है ज़्यादा और जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी जिस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हुई है वहाँ कितने % केसेस में बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी के इंसिडेंसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ की बात किए बिना ये प्रश्न अधूरा रह जाएगा। ये जो समस्या बताई उसके बारे में थोड़ा सरल शब्दों में बताइएगा ताकि लोगों को समझ में आए। जो मैंने बच्चे की कॉम्प्लिकेशन की बात की, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की जाती है तो बच्चे के जो बाद में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें से सेरिब्रल पॉल्सी एक चीज़ है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा है और यहाँ पे सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा है, तो एक कंपैरिजन ये भी होना चाहिए कि उनमें जो बच्चे पैदा हुए उन इंस्टीट्यूट में और बाकी इंस्टीट्यूट में किस में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस की रेट ज़्यादा है। तो इस प्रश्न के उत्तर के बिना संभव नहीं है। तीसरा एक और रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है वो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का पेशेंट होता है, जिसकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आप और हम घर में पोछा नहीं लगाते हैं। हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो मदर हैं, हमारी जो वाइफ है, वो घर में पोछा लगा के उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करती है कि जो एक गांव की महिला करती है। एक गांव की महिला का पेट देखिए, उसकी एब्डोमिनल मसल और पेरिनेल मसल की स्ट्रेंथ देखिए आप। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के आते हैं और उनमें किसी भी तरीके का बच्चे में कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चौथा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केस बहुत आते हैं।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या छोटे हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जो नॉर्मल केसेस है वो ज़्यादा आते हैं। तो एक चौथा कारण ये है। तो डेफिनेटली सीजेरियन डिलीवरी का रेट बढ़ा है, लेकिन उसके पीछे अपने कारण हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक पैसे की बात आपने की, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस जो है हम सीजेरियन डिलीवरी से ज़्यादा रख सकते हैं। ऐसा कई जगह हो रहा है, लेकिन ये मेरे को कहना है, मुझे लगता है कि ये सोचना सही नहीं है। ठीक बात है। और देखिए ये एक बहुत बहुत गहरी बात डॉक्टर गोयल ने बताई है। कई सवाल आपके मन में भी होंगे नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन डिलीवरीज को लेकर, और उसको लेकर आज बहुत सी स्थितियां डॉक्टर गोयल ने साफ की हैं। डॉक्टर गोयल और उनके जैसे डॉक्टर्स ने बच्चे को इस दुनिया में ला दिया। अब आनंद जी, उसके बाद काम शुरू होता है आपका, क्योंकि अब आपको उस बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाना है। तो बच्चा छोटा सा है, वो बेसिक शिक्षा लेने आया है या हायर एजुकेशन लेने आया है, उसका भविष्य, उसकी सोच, उसकी मानसिकता और उसके विचार वो गुरुजन निर्धारित करते हैं। तो कैसे उस बच्चे का एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आईएसबीएम में आप उसका ख्याल कैसे रखते हैं? हम जैसे ही बच्चा हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, उसके बाद में उसके जो प्रतिभा है उसका आकलन किया जाता है। आंतरिक आकलन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसके अंदरूनी प्रतिभा को देखेंगे नहीं, तब तक हम उसे निखार नहीं सकेंगे। तो पहले तो हम उसके जो स्किल्स हैं उसको देखते हैं कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, साइंटिस्ट की तरह से उसका सोच है, या वो एक अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में रहना चाहता है, या एक कॉमन स्टूडेंट्स के रूप में रहना चाहता है। जो करिकुलर वो है, स्किल्स हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उस पे हम फोकस करते हैं। डांस, ड्रामा, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सभी इवेंट्स में हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे ही हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर में ये कला छुपी हुई है, हम उसे निखारने के लिए जो भी यथासंभव मदद हो सकता है, हम उसको करते हैं। एक सवाल मुझे आनंद जी आपसे पूछना है। देखिए हमने कहानियों में, किस्सों में, किताबों में पढ़ा है कि दशरथ मांझी ही पहाड़ खोद पाए, बिरसा मुंडा ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा पाए, या समाज में जो कुरीतियाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। मैं भिलाई की बात कर रहा हूँ। कौशल यादव को हम भूल नहीं सकते, और जो दुर्ग का है, भिलाई का, वो जानता है कि कौशल यादव कौन है और उन्होंने कैसे पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो बहादुरी के प्रतीक हैं। अभी 25 जुलाई को ही पुण्यतिथि थी उनकी। तो ये गरियाबंद में जब आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सर, तो वहाँ शैक्षणिक योग्यता कितनी है उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि शारीरिक क्षमता बहुत है, जितना जो ज़्यादा मुश्किल में रहेगा, आदिवासी अंचल का व्यक्ति होगा, तो शारीरिक क्षमता में तो कोई कमी नहीं। बौद्धिक क्षमता उसको कितनी मदद करती है शारीरिक क्षमता के साथ एक उत्कृष्ट विद्यार्थी बनने में, उसको आप कैसे देखते हैं? जितने हम बड़े शहरों की बात करें, तो बड़े शहरों में हमें उसी लेयर के बच्चे मिलते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता तो होगी, लेकिन शारीरिक क्षमता उस लेवल की नहीं होती जो कि एक ग्रामीण इलाके के बच्चों में या एक अनडेवलप्ड एरिया के बच्चों में मिलता है। निश्चित तौर पे जो ऐसे वनांचल वाले जगह हैं, वहाँ बच्चों में शारीरिक क्षमता पुरजोर मिलेगा और बौद्धिक क्षमता भी आपको समकक्ष मिलेगा। तो वहाँ के बच्चे किसी भी दृष्टि से बड़े शहरों के बच्चों से ज़्यादा ही मिलते हैं हमें, उनसे किसी भी दृष्टि से कम उनका आकलन नहीं होता। और वो जो बच्चे होते हैं वो जंगलों के बीच में होते हैं, प्रकृति को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। अलग एक खासियत भी होती है, ये तुलनात्मक नहीं है, लेकिन वाकई में आदिवासी अंचल के बच्चों में अलग प्रतिभा होती है। डॉक्टर संजय गोयल, मैं ये समझना चाहूँगी, NABH एक्रेडिटेशन ये क्या है और इसका नेतृत्व स्पर्श टीम ने किया, क्या आखिर इसके पीछे की परिकल्पना थी? NABH नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, जिस तरह से आपका ISO सर्टिफिकेशन होता है या दूसरे फील्ड में क्वालिटी के लिए मानक होते हैं, तो एक हाँ, जैसा शिक्षा में NAC होता है, इसी तरह से हॉस्पिटल सेक्टर्स में एक संस्था है जिसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं, वो फुलफ़िल करने होते हैं। चाहे स्टाफ की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे मशीनों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है और जब एग्ज़िट करता है, तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत ही हमको ट्रीटमेंट करना होता है। वो वेल डिफाइंड होता है, SOPs बनते हैं उसके, और
उसके लिए जो व्यक्ति नामित होगा वही उस सेवा को दे सकता है। ये NABH के द्वारा इंश्योर किया जाता है। टोटल मिला के NABH सर्टिफिकेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो क्वालिटी केयर रहती है पेशेंट्स की और सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया जाता है। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहने में खुशी हो रही है कि अभी अभी हमारे हॉस्पिटल को एक NABH एक्रीडिटेशन मिला है और उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मेरी टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो NABH एक्रीडिटेड हॉस्पिटल है उसमें बेहतर सुविधाएं आपको मिलती है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको ऐसी मान्यता और ऐसी एक सम्मान और पहचान मिलता है। आखिरी 30 सेकंड में एक छोटा सवाल मैं आनंद जी आपसे पूछना चाहूँगा। आप युवा भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के और देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे आज आप? मैं इस आपके मंच से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कार्य को यदि हम दिल से करें, मन लगा कर करें, तो किसी भी कार्य में ऊंचाइयों को हासिल करने में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आप जिस किसी भी शिक्षा के आयाम में जाएं, जिस किसी भी पाठ्यक्रम को आप सिलेक्ट करें, उस पाठ्यक्रम में अपना 100% आप दें, पूरी ईमानदारी से दें। वह पाठ्यक्रम आपको निश्चित तौर पे एक बड़े पोजीशन पे लेके जाएगा और आप अपने धरा का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आनंद की अनुभूति आपको भी होगी। और डॉक्टर गोयल, आप नॉट आउट ऐसे ही खेलते रहें, रिकॉर्ड्स आपके नाम बनते रहे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो चर्चा थी वो इस बात पर कि कैसे आदिवासी अंचलों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में हमने शिक्षा की अलग जगाई, छत्तीसगढ़ में एक रिकॉर्ड कायम किया। इसलिए इन अतिथियों का हम सम्मान करना चाहते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी राजीव त्रिपाठी जी को, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड, वे आए मंच पर और इनका सम्मान करें। तो हमारे साथ में जुड़े थे स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोयल। डॉक्टर संजय गोयल जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा सर्जरी की है। और एक मिथ, ये जो धारणा बन गई है कि ऑपरेशन कर देना डिलीवरी के समय में, ये प्राइवेट अस्पताल जाओ तो ऑपरेशन कर दिया करते हैं, ये मिथ उन्होंने दूर किया है कि नॉर्मल डिलीवरी किस कंडीशन में होती है और सिजेरियन डिलीवरी किस कंडीशन में होती है। ज़बरदस्ती सिजेरियन डिलीवरी नहीं की जाती है। कौन से केसेस हैं ये डॉक्टर संजय गोयल ने बताया है। साथ ही ISBM यूनिवर्सिटी एक बहुत नेक पहल के साथ आदिवासी अंचलों के बच्चों को पड़ोसी राज्य में भी विश्वास लगातार बढ़ता गया ISBM यूनिवर्सिटी को लेकर, तो उनका भी सम्मान आज हम इस मंच पर कर रहे हैं।